अपन बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत स्लोली स्लोली, बहुत आराम से पढ़ेंगे। कोडिंग कोडिंग क्या है, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए। लेकिन सिर्फ बात की जाए बैंकिंग के लिए, तो बैंकिंग का सिर्फ एक स्ट्रीम ऐसा आता है जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, उनमें आप कोडिंग कोडिंग जो नॉर्मल वाली होती है ना, लेटर टू लेटर कोडिंग, वो नहीं पूछी जाती, आप सेंटेंस कोडिंग पूछते हैं। तो उसके भी बारे में बात बिल्कुल कर रहा है। देखो बेटा, मैं पिछले 2 बैच में रीजनिंग में ये देख चुका हूँ कि बच्चे अपना लेवल जब कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद अपर लेवल बढ़ने की कोशिश नहीं करते, ठीक है, और फिर उसमें उनको थोड़ी डिफिकल्टी आती है। देखो सिंप्लिसिटी इतनी नहीं है जितनी स्टार्टिंग में होती है, थोड़ा सा टफनेस भी बढ़ती है, क्वेश्चन की लेवल बढ़ता है, और जब लेवल बढ़ता है तो लास्ट में बढ़ता है, तो लास्ट में कुछ नया आता है, तब आपको लेवल इतना हाई लगता है कि क्या करें, है ना। नंबर सिस्टम की शीट, बेटा नंबर सिस्टम की शीट तो आपके ग्रुप पर डली होगी पहले की, है ना। नहीं डली है तो फिर मैं दे दूंगा, आप मुझे पिंग कीजिएगा व्हाट्सएप पे अपना। और बात की जाए कि कोडिंग कोडिंग में अपर लेवल की, तो अपर लेवल सिर्फ बैंकिंग पीओ क्लर्क में जा रहा है आजकल, और किसी एग्जाम में आता नहीं है। व्यापम बेस्ड एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और आपके सीआरटी बेस्ड प्रोग्राम है, लेटर टू लेटर कोडिंग और सेंटेंस कोडिंग ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आप सभी को एक बात बता दूं, कोडिंग रिकोडिंग का चैप्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि कोडिंग रिकोडिंग सीआरटी के बच्चों से हर बार भी पूछा जाएगा, ये इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं आप। मैं तो देखो एप्टीट्यूड भी आप अगर पढ़ रहे हैं और रीजनिंग भी आप अगर पढ़ रहे हैं, तो आप अपने लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा समझ के पढ़िए बस। अगर आप ऐसे समझ के पढ़ेंगे नहीं, तो इसका क्वेश्चन हमें मिला नहीं पेपर में, और प्रीवियस ईयर में नहीं आया था, अब नहीं आया था तो हम नहीं पढ़ रहे, ये वो नहीं। ये टॉपिक या फिर अदर कोई टॉपिक भी ले, तो आप अपने लॉजिक को बिल्डअप करने के लिए पढ़िए, ठीक है, लॉजिक्स को बिल्ड कीजिए। और लॉजिक जितने अच्छे होंगे, जैसे टॉपिक जब अपन पढ़ते हैं ना, लॉजिक स्ट्रांग होते हैं, और हर टॉपिक के अंदर एक एक बात होती है आराम से। अब बात करें कोडिंग कोडिंग की ना, तो कोडिंग कोडिंग पे इंट्रोडक्शन पे ही मैं 1.5 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ। लेकिन क्या होता है, फिर 1.5 घंटे आप लोग सुन पाए तो आपको मैं लेक्चर दूं, नहीं तो फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करके मैं सीधे ही अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करूं और काम खत्म करूं। तो कोशिश कीजिए कि जो 1.5 घंटे की लेक्चर पे बात होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कर दूंगा तो फिर आपको कुछ नहीं, ऐसे तो आपको यूट्यूब लेक्चर बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको बुकों में मिल जाएगा सब कुछ कंटेंट, ऐसा कुछ भी फायदा नहीं होगा। लेकिन उससे सिर्फ आपको ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन में आपको मार्किंग करा दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं। लॉजिक जब तक बिल्ड नहीं होंगे तब तक कोई काम नहीं होगा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा काम करना है, तो मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ आज एक बार, लेकिन आपके ऊपर है कि आपको लेवल कहाँ तक लेके जाना है। कोडिंग कोडिंग पूरे वीक का टॉपिक है, ये समझ लीजिए आप, इस वीक पूरा चलने वाला है, इतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक है कोडिंग कोडिंग। अब स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो आप पूरे वीक में कितने दिन इसको चला पाते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे आपको ये टॉपिक चलाना है, आप देखते हैं कितने लोग कहाँ तक उठते हैं और कहाँ तक जाते हैं, ठीक। तो बात स्टार्ट करते हैं अपन इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिंग कोडिंग इज व्हाट। सभी लोग अपना माइक म्यूट करके रखेंगे प्लीज, किसी बच्चे का माइक ऑन है, चलिए। सो बात करें कोडिंग कोडिंग, इसको हिंदी में कहते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। अब बात समझे बेटा, बात समझने वाली ये है कि अगर इसको पढ़ेंगे कूट लेखन, आज तक क्या कर रहे हो, इतने बड़े हो गए हो आप तो, कूट लेखन और कूट वाचन, इसको अगर एक मुहावरे के अंतर्गत पढ़ा जाए तो कूट लेखन कूट वाचन का एक मुहावरा बनता है, जैसे आपने सुना होगा पहले, खुदा लिखे खुदाई बाँचे, खुदाई लिखे खुदाई बाँचे। तो जैसे एक लड़का है जिसकी राइटिंग बहुत गंदी है, अब बहुत गंदी है तो बचपन में उसकी मैडम उसे रोज डांटती थी, साले तेरी राइटिंग इतनी गंदी है कि तू खुद ही लिख सकता है और खुद ही बांट सकता है, मतलब तू खुद ही समझ सकता है, हमारे बस की बात नहीं है, हम इंटेलिजेंट नहीं है कि हम तेरी राइटिंग भी समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। सो क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब ये है कि ऐसी राइटिंग, ऐसा मतलब कुछ ऐसा लिख देता है कि वो खुद ही समझ सकता, कोई और नहीं समझ सकता, इसी को हम कोडिंग कहते हैं। कोडिंग के एग्जांपल्स बहुत हैं, जैसे आप अगर डॉक्टर की राइटिंग देखें, डॉक्टर की राइटिंग, तो डॉक्टर जब आप किसी डॉक्टर के यहाँ प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको पर्चा बना के देता है, ऐसे ऐसे उसमें लिखा देता है 1 2 3 4, ऐसे आपको नोटेशंस दे देता है, और फिर आप क्या आप उस राइटिंग को अंडरस्टूड कर पाते हैं, मतलब यहाँ पे डॉट डॉट बना देता, हम नहीं समझ पाते, क्यों, क्योंकि वो एक कोड है, वो अपनी अपनी लैंग्वेज में, हर एक की फील्ड में अलग अलग कोड होता है ना। हाँ, सो हर एक की फील्ड में अलग अलग कोड होता है, सो डॉक्टर की फील्ड में भी कोड होता है। अब जब आप खुद पर्चा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। मैं कह रहा हूँ चलो कुछ लोग पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं। अब कुछ लोग क्यों पढ़ लेते हैं,
क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस फील्ड से जुड़े होते हैं या फिर उनको कुछ पता होता है कि हाँ एक्सपीरियंस होता है इस बात से, तब तब आप पढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। कोई एनोनिमस व्यक्ति मतलब रेंडमली किसी भी पर्चे को नहीं पढ़ सकता। क्यों? उसके पीछे कारण है सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स का, मतलब एक राइटिंग का, एक कोडिंग का। एक तो डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता, या फिर डॉक्टर जबरदस्ती भी लिखते हैं। क्यों? अब अगर आप ये पर्चा सीधे मेडिकल वाले के पास लेके जाएंगे, और हर डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर एक मेडिकल जरूर होता है, साइड होता है, तो ये पर्चा जैसे ही उसको देंगे ना, वो तुरंत बस आधी नजर देखेगा और फटे से निकाल के दे देगा। पता है क्या हुआ? तो आप ये सोचते हो अरे ये इसको इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गया, क्या मैं तो समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर उस पर्ची में ऐसा क्या लिखता है कि उसे हाल समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, स्टेनोग्राफी इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कोडिंग। कोडिंग, यस, वेरी गुड। स्टेनोग्राफी भी बिल्कुल ऐसे ही है ना। सो उसमें ये लिखा रहता है, डॉक्टर लिखता है कि मैंने तो लूट लिया, तू भी लूट लिया, है ना। ये सब बहुत पुरानी बात है, मैंने लूट लिया, तू भी लूट लिया। तो मेडिकल वाला भी अपने हिसाब से बोलिए बोलिए कहते हैं, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर आपको प्रिस्क्रिप्शन सही तरीके से ही देता है, बट सिर्फ वही समझ पाता है जो उस फील्ड का। तो इसी कोडिंग, कोडिंग जैसे आप बात करें, आपके मोबाइल मोबाइल आप सभी के पास अब मोबाइल है, सब लोग अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक का यूज करते हैं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा। तो अगर आप किसी को अनजान व्यक्ति को मोबाइल दे देंगे, तो क्या वो पैटर्न लॉक खुल पाएगा आपका? नहीं, बिना बताए नहीं खुल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कोड सेट किया हुआ। जब तक सही कोड नहीं डालोगे तब तक वो लॉक एक्सेस, मतलब मोबाइल एक्सेस नहीं कर पाएगा। बार बार अगर गलत कोड डालते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, 5-6 बार बाद आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको खुलवाना पड़ेगा, फिर या तो वेट करना पड़ेगा। ऐसी एटीएम कार्ड का भी रहता है, अगर आपने कोई एटीएम कार्ड में जैसे कोई पिन है 0751 आपने पुट करके रखा है, और आप अगर 0751 करेंगे तो तुरंत मशीन एक्सेस कर देगी एटीएम मशीन, यस और नो। लेकिन अगर आप इसको गलत डालते रहेंगे, मान लो आपने कोड बदल दिया, मान लो आपने कोड बदल दिया किसी का, और आप बाद में फिर 0751 ही डालोगे, तो क्या कोड एक्सेप्ट करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे एक्सेस। हाँ, तो क्या होगा फिर? होगा ये कि कुछ टाइम तक तो वो आपको रिलायबिलिटी देगा कि हाँ चलो आप 1-2 बार ट्राई कर लो, उसके बाद फिर आपको रिलायबिलिटी नहीं दे जाएगी। ऐसी कोडिंग कोडिंग करती है कि आप ऑप्शन जरूर चेक करा करें, आंसर निकाल लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कोडिंग कोडिंग को करते हैं, लेकिन कोडिंग कोडिंग करते समय वो कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, उनको ये पता नहीं होता। और फिर क्या होता है कि सारी बातें बिगड़ जाती है, टाइम लिमिट से बाहर हो जाता है और खत्म हो जाता है टाइम ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ सिंपल सी, वो ये है, मैसेज आ गया LIC। चलो, तो बात ऐसी है कि कोडिंग कोडिंग अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझे, तो एग्जांपल के थ्रू देखो, मैं हमेशा ये एग्जांपल सभी को बताता हूँ कि एक मिश्रा जी थे, मिश्रा जी, शर्मा जी, सॉरी, एक शर्मा जी थे। शर्मा जी पता है बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, ये हमारे बहुत पुराने व्यक्ति। इनकी जॉब लगी थी मल्टीनेशनल कंपनी में, और दिल्ली में जॉब लगी, स्टेज हुए थे। लेकिन उनका इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के टाइम की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप बात सकते हैं, ये जॉब पर जाते हैं रोज सुबह अपने स्कूटर से, सुबह सुबह। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, शर्मा जी जल्दी जल्दी में निकले घर से, और हेलमेट पहनना भूल गया। आपको पता ही है कि दिल्ली में ट्रैफिक का बड़ा रूल है, हेलमेट पहने भूल गए। तो क्या हुआ, चल दिया अपने घर से, अगले चौराहे पर कबूतर ने रोक लिया। कबूतर समझते हो, सफेद कबूतर, कबूतर पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, तो उन्होंने रोक लिया। अब शर्मा जी ने, शर्मा जी सर दिमाग बड़ा तेज चलाते, हमने कहा आओ साइड में लगाओ। तो मैं कहा अरे सर सुबह सुबह भूल गया, जब मैं रोज इसी रास्ते से जाता हूँ, ऐसा हो साइड में लगा, रसीद कटवा। तो शर्मा जी ने फिर कबूतर को बोला, अरे सुनो यार साइड में तो आओ, जरा सुनो ही ना, कान में सुनो, कान में। तो उसमें 200 रुपये पर्ची पकड़, 200 रुपये पड़ा दी, पर्ची कटा दी, 600 रुपये की रसीद कटी, 200 रुपये में काम हो गया शर्मा जी का। अब शर्मा जी स्कूटर चालू करके चलने लगे, उसी टाइम शर्मा जी के मन में ख्याल आया, अरे यार, उनने उनसे पूछा हवलदार से, मुझे ये बताओ कि अगर आगे फिर किसी ने रोक लिया तो क्या करूंगा? तब फिर उसे 200 रुपये दूंगा? तो सबूत तो दो, पर्ची वर्ची तो दो कुछ, 200 रुपये रिश्वत तो ले ली तुमने। तो शर्मा जी ने, अब जाने का, ठीक है भाई साहब बात तो बिल्कुल ठीक है, फिर क्या करेगा? तो इस हवलदार ने इन्हें ये बताया कि देखो आगे आज के दिन अगर तुम्हें किसी चौराहे पर कोई भी व्यक्ति रोकता है, तो उसके कान में कह देना काला कबूतर। क्या कह देना? काला कबूतर। तो ठीक है, शर्मा जी मान गए उनकी बात, आगे बढ़े। फिर रोका किसी ने, उन्होंने कहा अरे सर साइड में सुनो, कान में सुनो। मैं कहा काला कबूतर। तो शर्मा जी फिर उड़ गए, फिर काला कबूतर, फिर उड़ गए, काला कबूतर, फिर उड़ गए। ऑफिस पहुंचा, ऑफिस पहुंचे शर्मा जी, सीधा ठिकाना है। फिर वापस लौटते हैं, काला कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर, घर पहुंच गए। अब भाई साहब शर्मा जी रात भर प्रसन्न होते रहे, मन ही मन में मजा आ गया उनको।
उनने आज ये कहा है दिल्ली पुलिस का कोड मालूम पड़ गया, अब तो जीवन सक्सेसफुल हो गया उनका। तो अगले दिन वो जबरदस्ती हेलमेट छोड़ के गए घर, मतलब हाथ में था, जबरदस्ती रख के गया। उन्होंने कहा काला कबूतर साथ में, तो फिर क्या करना। तो बस अगले ही चौराहे पर पुलिस ने रोक लिया, धल्ले दल लिया तो धल्ले दल लिया तो वो कहा है रसीद कटा। तो यार अरे सर सुनो तो, अरे क्या सुनो, अरे साइड में तो आओ, है कल रसीद कटा। अब वो हवलदार भी सोच रहा है साला इतनी सुबह सुबह किसने काट ली है। तो शर्मा जी ने कहा अरे कान में तो सुनो सर, कान में सुनो। तो उसने कहा काला कबूतर, हल्ले ने मिला के दिया एक कान के नीचे। तो उससे बोला बेटा काला कबूतर तो कल ही उड़ गया, आज लाल बंदरिया है। समझ गया नहीं समझ गया क्या हुआ। तो हुआ ये, दिल्ली पुलिस दिल्ली का एक कोड बना के रखती थी, काला कबूतर, किसी दिन लाल बंदरिया, किसी दिन कुछ, तो कोड चेंज होते रहते। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन के दो तीन कोड हो सकते हैं, लेकिन आपको सही ऑप्शन के अकॉर्डिंग पकड़ में आना चाहिए। समझ गए। तो बस ऐसा ही होता है, अगर आप एटीएम का पिन कोड अगर कोई यूज करते हैं और आप उसे बदल देते हैं, तो प्रीवियस कोड डालेंगे ना, तो दो तीन बार वो आपको इजाजत देगा, उसके बाद ब्लॉक कर देगा, जैसे शर्मा जी का कान ब्लॉक कर दिया था। समझ गया नहीं समझ गया भाई साहब, ये कहानी है पूरी। आप अगर समझ पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ पाए तो फिर देखो, मजे देखो। अब कोडिंग कोडिंग किस तरीके की होती है वो देखें। कोडिंग कोडिंग बेसिकली 6 तरीके से यूज की जाती है। तो लेटर्स कोडिंग, एक अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग, एक चाइनीज कोडिंग, एक बिट्स कोडिंग, एक सिंबल्स कोडिंग, एक बाइनरी कोडिंग। तो देखिए लेटर्स कोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका बेस बनता है। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग मतलब अल्फाबेटिकल टू न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको कोड करना होगा। चाइनीज कोडिंग आपको पता ही है, चाइनीज कोडिंग ला के पी टू को सम बॉयज आर कोड ऐसे कुछ करके लिख देंगे, और ला किसका कोड है, बॉयज किसका कोड है। मिक्स कोडिंग तो आपको दिखेगी, सिंबल कोडिंग और बाइनरी कोडिंग। ये तीनों कोडिंग जो है वो नई कोडिंग के तरीके हैं, जिसमें सिर्फ एसबीआई पीओ में पूछे जाते हैं मिक्स, सिंबल और बाइनरी। इसका देखना आप क्या यूज है और कैसे करते हैं। ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग आपको इस चैप्टर में मिलेगा। सभी को बात समझ में आ रही है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बात करें फॉरवर्ड कोडिंग की, तो फॉरवर्ड कोडिंग भाई साहब सबसे पहले आपको लेटर्स कोडिंग अगर पढ़ना है तो आपको उसके लिए फॉरवर्ड कोडिंग पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फॉरवर्ड कोडिंग मतलब आपको एबीसीडी याद करनी पड़ेगी। एबीसीडी को याद करने में थोड़ा टाइम दीजिए। देखो मैं तो ये कहता हूँ जितने लोगों को पहले से ही याद है वो लोग भी, और जितने लोगों को पहले से नहीं याद है वो लोग भी जरूर ध्यान दें, और ध्यान जरूर दें कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर इतने अच्छे से आने चाहिए। स्पीड कितनी होनी चाहिए ये मैं बताता हूँ। देखो स्पीड कितनी होनी चाहिए, जैसे आप अगर कोई भी वर्ड बोलेंगे, जैसे मैंने बोला कि इंडस्ट्रियल, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो इसकी कोडिंग कितनी जल्दी करनी है वो देखिए। आपका पेन बहुत तेज चलना चाहिए, क्योंकि नहीं अगर टाइम लग गया ना, यही है बेस। आधी कोडिंग तो ऑर्डर में ही खत्म हो जाती है। अगर आप ऑर्डर बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं तो आधी कोडिंग ऑर्डर में ही खत्म हो जाती है ना। तो नंबरिंग करें तो सबसे पहले, और नंबरिंग किस स्पीड में होनी चाहिए वो देखिए। आई मीन्स 9 होता है, क्योंकि 9 नंबर है। 14, 4, 21, 19, 20, 18, सर आपका 9, 1 कर्सर और नहीं 12। दिख रहा। ओह माय गॉड, मैंने पॉज कर रखा है बेटा। देखो इंडस्ट्रियल जैसे एक नंबर है, इसकी कोडिंग कितनी तेज करनी है वो देखिए। तो आई मीन्स 9, 14, 4, 21, 19, 20, 18, 9, 1 और 12। आप किसी वर्ड लेटर लो, किसी भी एक बहुत बड़ा सा वर्ड मुझे बोल दें, मैं उसकी कोडिंग बिना देखे बस ऐसे ही कर सकता हूँ। ठीक है, स्पीड क्योंकि अच्छी है। जैसे अब बात करें न्यूमेरिक इन्फो सिस्टम, NUMERICINFOSYSTEM, इतना बड़ा कोड है। अब देखिए कितनी स्पीड में करना है। 14, 21, 30, 5, 18, 9, 3, 9, 14, 6, 15, 19, 25, 19, 25, 30। ये स्पीड होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। मैं तुम्हें आज सिर्फ यही कराऊंगा कि याद कैसे करना है, स्पीड कैसे बनानी है, और विद इन 3 मिनट के अंदर, अरे चुप हो जाओ, 3 मिनट के अंदर आपकी जो स्पीड है वो मेरी जितनी हो जाएगी, ये बात पक्की है। मेरी से भी थोड़ी तेज हो जाएगी 3 मिनट के अंदर, सिर्फ 3 मिनट। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, चलो। हाथी चलता कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंक रहे कुत्ते, क्या करें आप।
चलो, तो लेटर्स कोडिंग को याद करने के लिए मैं थोड़ा सा इसका सेटलमेंट कर दूं, ठीक है? रुकना, वेट करना भाई, 1 मिनट, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है रिकॉर्डिंग। एनिमेशन हट गए हैं, मेरे को एनिमेशन चाहिए था बस। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर मैंने फॉरवर्ड ऑर्डर पूरा लिख रखा है ए से लेकर जेड तक, ठीक है? आपको पता ही है कि ए इज 1, बी इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26. So 26 alphabet are there in the alphabetical series of ABCD. Now, अब देखो एक बात समझो, मैंने जैसा स्क्रीन पर लिखा हुआ मतलब ए से लेकर एम तक, एम से लेकर जेड तक, ऐसा का ऐसा आप अपनी कॉपी में राइट कर लें सबसे पहले। सो यू हैव 1 minute टू राइट दिस आउट इन योर कॉपी ऑफ पेज। जल्दी से कर लो, फटाफट, टाइम दे रहा हूं मैं 1 मिनट, और कर लेना बेटा। जितने लोग देखो बात मान जाओ, रीजनिंग के अंदर तो बिल्कुल चौधरी मत बनना, मैं हमेशा से कहता हूँ, रीजनिंग में चौधरी बिल्कुल नहीं बनना। आप मैथ्स में बन सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन रीजनिंग में बिल्कुल नहीं बनने का, ठीक है? तो जैसा कह रहा हूँ वैसा कर लो, जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता है वो भी लिखो जरूर, और सबके लिखे होने चाहिए। कोई नहीं लिखे तो मुझे बोल देना कि सर जी नहीं लिख रहा। इंदौर में जो बच्चे बैठे हैं ऑफलाइन क्लास में, बता देना जे नहीं लिख रहा है, उसकी बात लगवाते हैं फिर अभी सर से, ठीक है? जल्दी करो। अभी हो गए सभी के? राइट कर लिए सभी ने? डन लिख दीजिए जल्दी, Yes, sir. राइट करके फटाफट डन लिख देना। पेन पेपर लेके बैठो और डन लिख देना। अब यहाँ पर आपने एबीसीडी लिखी है, उसको बिल्कुल हाथ ही लगाना और पेन भी छोड़ दो अपने हाथ से। अब सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन का दिमाग होना चाहिए और कुछ भी नहीं। क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो बस, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, चलो देखो भाई, ध्यान दो। तो माइक ऑन किसने करा है भाई? ध्यान दीजिए। देखो, एबीसीडी को याद करने के कई तरीके होते हैं। आपने बचपन में भी शायद एक आध बार ट्राई किया होगा कि एबीसीडी ऐसे याद करना है, F6 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 और H8 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 S19 S19 S19, तो ऐसे याद नहीं होती, ठीक है? रटने के लिए इंसान ने दो तीन चीजों को, भगवान ने दो तीन चीजों को आपको दिया है। देखो, आप ह्यूमन बॉडी जो है ना, ह्यूमन बॉडी कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड है इस प्रकार से नहीं है एक्चुअली, है कुछ अलग तरीके से, लेकिन मैंने आपको ये दिखा दिया है। सबसे पहले आपका जो आता है ब्रेन, ठीक है? जिन लोगों ने हमारी मेमोरिक्स की क्लास ली है उनको पता ही है कि कैसे यूज करना है इसको, कैसे क्या करना है, ठीक है? सो सबसे पहले आता है ब्रेन, देन आपके आते हैं आईज, एंड देन आपका आता है ईयर, देन आपकी आती है नोज, एंड देन आपका आता है माउथ, देन आपका गला, और देन आपका हैंड, ठीक है? फिर आपका पैर वैर सब आता है। तो आप देखिए, भगवान ने जो सिस्टम बनाया वो बिल्कुल प्रॉपर बनाया। सबसे पहले चीजें जाती हैं हमारे दिमाग, सही है? लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर पाते। तो आप दिमाग से तो इसे याद करना छोड़ दो। अब दिमाग के बाद जो सेकेंडरी चीज है वो है आई। अब आई तो सभी की प्रॉपर काम करती है ना, आंख तो सभी के प्रॉपर काम करती है ना, तो आप आंखों से याद करना सीखो। अब आंखों से कैसे याद होता है भाई? तो मैं आपको देखो एग्जांपल देता हूँ कि आंखों से 100% याद होता है।
आंखों से कैसे याद होता है? देखो जैसे मैं अगर आपके सामने, आपकी आंखें कितनी तेज काम करती है आपको पता ही नहीं है, आपके सामने अगर मैं 10 व्यक्ति ऐसे खड़े कर दूं और उनके नाम बता दूं आपको कि ये इसका नाम राजू है, इसका नाम टिल्लू है, इसका नाम पंकज है, इसका नाम सोनू है, इसका नाम विक्रम है, इसका नाम चच्चा है, इसका नाम रासू है, देवलोक और है ना, और ये 10 व्यक्तियों को आपके सामने से हटाकर 6 महीने बाद फिर से एनोनिमसली खड़ा कर दूंगा, तो क्या आप इनका नाम बता पाएंगे सीक्वेंस में? नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? नाम क्यों नहीं बता पाएंगे? लेकिन उसको देखकर ये जरूर बता देंगे कि हाँ इसे कहीं देखा हुआ जरूर है। बोलो बात सही कि नहीं? हाँ, मैं अगर 1000 लोगों की भीड़ भी खड़ी कर दूं ना और आपको इन 10 लोगों को चुनने को बोलूं तो आप इन 10 लोगों को चुन लें। क्यों? क्योंकि जब आपने सुना था तो कानों से सुना था और देखा था तो आंखों से देखा था, तो कानों से सुना हुआ तो आप भूल गए, लेकिन आंखों से सुना हुआ आपको याद है कि हाँ। आज भी बहुत बार ऐसा होता है कि किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो हमारे सामने अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कभी हमने बहुत वर्षों पहले देखा हो, अचानक से सामने आ जाए, या फिर हमारी क्लास का जो सेकंड क्लास का जो बच्चा था, सेकंड क्लास का जो दोस्त था या 5वीं क्लास का दोस्त था, अचानक सामने आ जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ कहीं देखा हुआ तो है। सही बात है नहीं? तो ये आंखों का खेल है, आंखें बहुत लंबे टाइम तक याद करती। नाउ लिसन, अब देखिए बात समझिए, कौन लोग ज्वाइन हो रहे हैं भाई? रेडमी के नाम से कौन ज्वाइन हुआ बच्चे? रेडमी Y2, प्लीज टेल मी नेम। रेडमी Y2, otherwise I will kick you out. Redmi Y2, please tell me name. जाओ भाई, क्लास में कोई काम नहीं आपका, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलो ध्यान दें, मैंने हमेशा से कहा है आप लोग अपने नाम से ज्वाइन हुआ कीजिए, सभी लोग, एवरीबडी शुड कम विद योर नेम, ओके। नाउ अब तो मैं आपको ये रटाने का काम नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ याद कराने का काम करूंगा कि आप आंखों से देखकर इसको याद करने का सिस्टम लागू कीजिए। अब याद कैसे करना है? देखो पैटर्न तरीके से याद करना, आपको पैटर्न वाइज आपको यहाँ पर चलना है, मैं बस जैसा दिखा रहा हूँ वैसा करना है। अब आपके 3 मिनट शुरू होते हैं और 3 मिनट में देख लेना आपको याद हो जाएगा, गारंटी है इस बार। सिर्फ देखना, पेन कॉपी बिल्कुल मत चलाना, कसम है तुम्हें उन्हीं की कसम, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको A B C और D का क्रम याद ना, ये सभी को याद रहता है कि A1 पर, B2 पर, C3 पर और D4 पर होता है, एंड Z इज ऑन 26। तो ये तो सभी को बेसिक याद ही रहता है, इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं। अब इसके बाद एक आता है ईजॉटी, ये फेवरेट वर्ड है जो आपको हर बुकों में मिलेगा। अब देखो मैं आपको यहाँ पे सिस्टम में डिफरेंस भी बताऊंगा कि ईजॉटी जो है वो 5, 10, 15, 20 और 25 प्लेसेस के वैल्यूज है। यस सुनो, ईजॉटी जो है वो 5, 10, 15, 20 और 25 प्लेस की वैल्यू है। तो मैं आपको देखो ये चीज आपको मैं कह रहा हूँ कि आप इनको रटने की कोशिश करो, और इसे कहते हैं रट्टाफिकेशन, और मैं जो याद करा रहा हूँ उसे कहते हैं आई पावर। तो अब आप देखना इसमें बहुत बड़ा अंतर है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कोई रट्टाफिकेशन से आप एबीसीडी बहुत लंबे टाइम तक याद कर ही नहीं सकते, गारंटी इस बात, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। लेकिन आप इससे इमेजिनेशन से आप इसको बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एट अ सर्टेन इंटरवल। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, एबीसीडी और जेड तो आपको सभी को याद है। ईजोटी, EJOTY, ईजोटी बोलते हैं इसे। तो आप इसको 10, 5, 10, 15, 20, 25 पर याद करके रखिए। ना हमारा यहाँ तक काम हो चुका है, अब हमारा काम शुरू हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा भाई, सब लोग ध्यान देना, बिल्कुल बस आंखों को देखना, पेन कॉपी बिल्कुल मत चलाना, जब मैं कहूँ तब चलाना। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एफ को 6 से कनेक्ट करना है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप एफ को कुछ ऐसा देखने की कोशिश करो कि उसमें 6 दिखने लगे, या 6 को कुछ ऐसा देखो जिसमें एफ दिखने लगे। तो मैं कहूंगा एफ को आप उल्टा कर दें, ऐसे एफ को आप उल्टा कर दीजिए और एफ को उल्टा कर दीजिए तो आपको ये दिखेगा, और आप इस पर डी जोड़ दीजिए, ऐसे डी आप इस पर जोड़, क्या दिख रहा है अब आपको? 6 दिख रहा है नहीं दिख रहा बताओ? एफ में 6 और 6 में एफ दिख रहा है नहीं दिख रहा? डिजिटली देखो भाई, F6, 6F, क्लियर है? क्या किया? एफ को उल्टा किया और इसके दोनों पॉइंट को जोड़ दिया, तो एफ में 6 में एफ। नाउ कमेंट वमेंट मत करो, बस देखते जाओ, सिर्फ देखो, पूछूं मैं तो सिर्फ देखना। नाउ जी में 7, 7 में जी कनेक्ट करना है, तो जी की गुंडी में आपको दिख रहा है, देखो 7, ये दिख रहा है 7 जी की गुंडी में, जी की गुंडी में हमें 7 दिखता है यहाँ, 7 G7, 7 G।
तो आपको G7 तो वैसे भी GS वालों को याद करना पड़ता है, G7 परचेज कहते थे जिन्हें, लेकिन वो G8 हो गए कन्वर्ट होकर। नाउ G7 7G H पे हमको 8 दिखाना है, तो H का क्या मैं करूंगा, H को ऊपर से जोड़ दो, H को नीचे से जोड़ दो, तो आप इसमें 8 देखो, डिजिटली 8 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना ना। तो H8 8H I इज फॉर 9, तो I पे हमको 9 कनेक्ट करना है। तो बचपन से यार जब आपने एप्लीकेशन लिखते थे तो यही तो लिखते थे, I beg to say that I beg to say that I am suffering from fever from the last night, so kind to grant me leave for 2 days because of my amma की शादी in the village. Yes or no? So I is for 9, 9 is for I. तो I को बचपन से ही ऐसे लिखते आ रहे हो, 9 ही तो लिखते आ रहे हो I को, I is 9, 9 is I, that's it. J E dot E में चला गया। अब नाउ के की बारी आई, तो के में 11 कनेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, एक डंडा सीधे और एक डंडे को हम तोड़ के लगाते हैं। अगर मैं इस डंडे को ऐसे खींचूं, इस डंडे को ऐसे खींचूं, तो आपको 11 दिख जाएगा, बोलो हाँ दिख जाएगा। के का क्या किया हमने, एक डंडा सीधे और एक डंडा तोड़ के ऐसे लगा दिया, तो वो हो गया 11। नाउ अब बात आती है L इज फॉर 12, L इज फॉर 12, तो L इज फॉर 12, तो देखो मैं कहूंगा प्रोनाउंसिएशन का यूज करो बस, ये तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से आपको याद हो जाएगा। आप 12 बोलेंगे ना, 12 12 12 12 12 12, तो उसमें L ऑलरेडी आएगा, बिना L बोले आप 12 बोल ही नहीं सकते, विदाउट सेइंग L यू कैन नॉट 12, क्या होगा 12 हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोनाउंसिएशन से भी आ सकता है। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर एक नंबरिंग आती है 3 13 और 23, समझना बात को, 3 13 और 23, 3 इज फॉर सी, ये सभी जानते हैं। 13, अब देखो M क्या है, M किससे बना है, M को अगर टेढ़ा कर दो तो 3 दिखता है, दिखता नहीं दिखता, और M को अगर उल्टा कर दो तो W दिखने लगता है, मतलब 3 को अगर सीधा कर दो तो M दिखेगा, 3 को उल्टा कर दो तो W दिखेगा, ऐसे ऐसे समझो आप। 3 को सीधा कर दो तो M, 3 को उल्टा कर दो W, तो 13 पे आएगा M और 23 पे आएगा W, क्योंकि M पहले आएगा W बाद में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बात सही कि नहीं। तो 3 पे आ गया आपका C, 13 पे आपका M और 23 पे आपका आ गया W। बोलो समझ में आ गई बात, क्लियर है, आगे बढ़े। 3 13 23 आपको क्लियर होना चाहिए, 3 13 23 का फंडा, बस देखो मजे लो, सिर्फ और सिर्फ देखो और कुछ नहीं, क्लियर है ना। अब बात करते हैं 14 इज फॉर 4। अब देखो यहां से लेकर यहां तक आपको थोड़ा सा रिपीट मोड में जाना है और थोड़ी सी जबरदस्ती भी चलेगी, लेकिन बस आपको एक ही बार देखना अपनी जिंदगी में, सिर्फ एक बार। 14 इज फॉर n, 14 मतलब 4, 4 इज फॉर n। अब देखो 4 अगर आप जल्दी जल्दी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 4 ऐसे बनाते हैं ना लोग, 4 ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते नहीं बनाते। अब आप जल्दी जल्दी में 4 बनाएंगे तो क्या दिख रहा है, n दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसमें उल्टा उल्टा n बना हुआ दिखता है, समझ गए नहीं समझ गए। तो उल्टा n हमें दिखता है किसमें, 4 में, 4 मतलब 14, क्योंकि 4 पे तो d है, इतना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड आप ऐसे बना सकते हैं, बेटे बताओ ये बताओ 4 कैसे बनाते हैं, तो 4 ऐसे बनाते नहीं बनाते, रोमन नंबर में 4 कैसे बनाते हैं, ऐसे, तो इसको कनेक्ट करके रख दो लो, n देखने लगेगा 4। तो कई तरीके हैं, लेकिन आप एक तरीका को यूज करें। 15 इज फॉर ओ, ये आपको इजोटी में याद था पहले ही, ओ माय गॉड, वेट करना भाई, वेट करना, वेट बर्बाद है सब यहाँ। वाईफाई को तो इन्वर्टर से कनेक्शन करा लो ना, बैटरी को है, बता